हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली हिंदी पेडागोजी की क्लास। यहाँ से हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस और इसके पहले के जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपकी कल की क्लास में हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, इसका आंसर आप लोगों को करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, यदि एक हिंदी शिक्षक यह मानता है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया केवल कक्षा तक सीमित नहीं होती बल्कि समाज, परिवार और मीडिया से भी प्रभावित होती है, तो यह भाषा शिक्षण की किस व्यापक अवधारणा को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है औपचारिक अधिगम, दूसरा ऑप्शन है संरचनात्मक अधिगम, जबकि तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम, जबकि चौथा ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित अधिगम। आंसर करते हुए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे अपने साथियों के पास में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको हिमांशी मैम यहाँ पे लगातार क्लासें मिल रही हैं और बहुत ही जल्द मैराथन क्लासें करवाई जाएंगी सभी सब्जेक्ट की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन लिखा है, कक्षा में यदि शिक्षक बच्चों को एक ही पाठ को अलग अलग उद्देश्यों यानी कि जानकारी, आनंद और आलोचना से पढ़ने को कहता है, तो वह पठन के किस उन्नत स्तर को विकसित कर रहा है? यांत्रिक पठन, गहन पठन, बहुस्तरीय पठन या फिर स्मरणात्मक पठन? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 के लिए सही हो जाएगा। जिनकी तैयारी अभी तक संपूर्ण नहीं हो पाई है वो नोट्स बाय कर सकते हैं। मात्र 300 रुपये में दोनों ही पेपर के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। ऑफर सिर्फ 2000 विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें से काफ़ी सारे लोग ले भी चुके हैं और कुछ ही लोग बचे हुए हैं, जिसके बाद में ये ऑफर बंद हो जाएगा। तो आज ही आप लोग नोट्स बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय पठन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन लिखा है, हिंदी भाषा शिक्षण में मानक भाषा के साथ साथ बोलियों को स्थान देना किस शैक्षिक मूल्य को दर्शाता है? शुद्धतावाद, भाषिक लोकतंत्र, अनुशासनवाद या फिर व्याकरण केंद्रिता? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बी दे रहे होंगे, क्योंकि इसका यही सही है, भाषिक लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को पाठ के निहितार्थ, लेखक की मंशा और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा के लिए प्रेरित करता है, तो वह पठन के किस कौशल को विकसित कर रहा है? सतही पठन, आलोचनात्मक पठन, यांत्रिक पठन या फिर अनुकरणात्मक पठन? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आपको बने रहना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और काफ़ी हार्ड क्वेश्चन में इनकी काउंटिंग होती है। अगर आप ये क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आपके हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक पठन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में जब शिक्षक यह स्वीकार करता है कि सभी बच्चे एक ही गति से भाषा नहीं सीखते, तो यह किस अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है? फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा ऑप्शन है समानता आधारित, जबकि तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता आधारित, जबकि चौथा ऑप्शन है दंडात्मक। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 तो होना ही नहीं यहाँ पर, दंडात्मक। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, तो यहाँ पर व्यवहार की कोई बात हो रही है क्या? नहीं हो रही। दूसरा ऑप्शन है समानता आधारित, तो यहाँ पर समानता भी नहीं है क्योंकि अलग अलग बच्चे सीख रहे हैं, तो क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता आधारित, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग कर सकते हैं इसका आराम से। अगला क्वेश्चन है, यदि हिंदी शिक्षक लेखन कार्य में केवल अंतिम उत्तर नहीं बल्कि ड्राफ्ट, संशोधन और पुनर्लेखन को महत्व देता है, तो यह किस लेखन दृष्टिकोण को दर्शाता है? उत्पाद आधारित, प्रक्रिया आधारित, परीक्षा आधारित या फिर शुद्धतावादी? उत्पाद आधारित है क्या यहाँ पर या फिर प्रक्रिया आधारित है? परीक्षा और शुद्धतावादी तो यहाँ पर होगा ही नहीं। आपकी कन्फ्यूजन ए बी में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, वो एक प्रक्रिया कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में अर्थ निर्माण को केंद्र में रखना किस सिद्धांत की पहचान है? यांत्रिक सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, अनुशासनात्मक सिद्धांत? फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए बताइए कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रचनावादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को भाषा के नियम स्वयं खोजने के लिए अवसर देता है, ना कि सीधे बता देता है,
तो यह किस पद्धति का उदाहरण है? निगमनात्मक, व्याख्यात्मक, आगमनात्मक या फिर रटंत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगमनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में त्रुटियों को भाषिक विकास के संकेत के रूप में देखना किस आधुनिक सोच से जुड़ा है? मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हैं या बच्चों से पढ़वा रहे हैं, तो बच्चे उसमें गलतियां कर रहे हैं, तो उन गलतियों को आप देख रहे हैं भाषिक विकास के संकेत के रूप में कि बच्चा भाषा में क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, इसकी उन्नति हो रही है। अगर आप इस रूप में बच्चे को देख रहे हैं तो यह किस आधुनिक सोच से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है शुद्धतावादी, दूसरा ऑप्शन है दंडात्मक, तीसरा ऑप्शन है अधिगम केंद्रित, जबकि चौथा ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित। तो यहाँ पर शुद्धतावादी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अधिगम केंद्रित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। परीक्षा की यहाँ पर बात होने रही है, दंड आपको देना नहीं है, तो आपके पास में बच गया अधिगम केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को एक पाठ पर सहमत और असहमत दोनों व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है, तो यह किस कौशल के विकास को दर्शाता है? स्मरण है, अनुकरण है, आलोचनात्मक अभिव्यक्ति है या फिर यांत्रिक लेखन है? साफ साफ पता चल रहा है आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। एक ही पाठ है, इसमें सहमति भी करनी बच्चों को है और असहमति भी देनी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आलोचनात्मक अभिव्यक्ति विकसित हो रही है बच्चों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में इनपुट को समझने योग्य और अर्थपूर्ण बनाना किस सिद्धांत से संबंधित है? क्या व्यवहारवाद है, समझ योग इनपुट सिद्धांत है, दंडात्मक सिद्धांत है या फिर संरचनात्मक सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझ योग इनपुट सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को भाषा के माध्यम से अपनी पहचान, अनुभव और भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देता है, तो यह भाषा के किस सामाजिक पक्ष को दर्शाता है? यहाँ पे बात की जा रही है बच्चे की पहचान की, उनके अनुभव और उनकी भावनाओं की। तो आपको बताना है, तो यह भाषा के किस सामाजिक पक्ष को दर्शा रहा है? क्या यांत्रिक हो जाएगा? नहीं। क्या पहचान निर्माण यहाँ पर बच्चे की हो रही है? या फिर व्याकरणिक है, व्याकरण यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा है? नहीं। क्या अनुशासनात्मक है? नहीं है। क्या है, पहचान निर्माण हो रही है बच्चे की। बच्चा क्या कर रहा है, अपना अनुभव बता रहे, अपनी पहचान और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर पहचान निर्माण की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कक्षा में यदि शिक्षक मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया से अलग नहीं करता, तो यह किस प्रकार के मूल्यांकन को दर्शाता है? आंसर फटाफट करना है। क्या योगात्मक है? क्या यहाँ पर कुछ जोड़ा घटाया जा रहा है? नहीं। क्या समापनात्मक है? नहीं। प्रक्रियात्मक है? बिल्कुल। क्या दंडात्मक है? नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रक्रियात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बोलने से पहले सुनना पर जोर देना किस प्राकृतिक प्रक्रिया से जुड़ा है? अनुशासनात्मक है या फिर यांत्रिक है या फिर प्राकृतिक अधिगम या फिर परीक्षा केंद्रित है? बोलने से पहले सुनना, सुबो पली, आपने ये चीज़ हिंदी में पढ़ी होगी। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इनका क्या है, क्रम है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक अधिगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही है। ये क्या है, प्राकृतिक क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यानी कि 45 नंबर का क्वेश्चन है और इसको पढ़िए। इसमें लिखा है, यदि शिक्षक बच्चों को पाठ की भाषा और विचारधारा पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित करता है, क्या कह रहा है, प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित करता है, तो यह किस प्रकार की साक्षरता को बढ़ावा देता है? क्या पारंपरिक साक्षरता है, तकनीकी साक्षरता है, आलोचनात्मक साक्षरता या फिर यांत्रिक साक्षरता है? तो इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आलोचनात्मक साक्षरता हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों को शामिल करना किस सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है? मानकीकरण, सांस्कृतिक प्रासंगिक, शुद्धतावाद या फिर अनुशासनवाद? हिंदी शिक्षण में स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक प्रासंगिक। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक भाषा को केवल संचार का साधन नहीं बल्कि सोचने का माध्यम मानता है, तो यह किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? बताइए फटाफट। संचार का साधन ही नहीं मानता बल्कि सोचने का माध्यम भी मानता है, तो यह किस दृष्टिकोण से हो जाएगा इन चारों में से? बताइए आप लोग।
तो हो जाएगा संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में बहुभाषिक कक्षा को चुनौती नहीं बल्कि अवसर मानना किस आधुनिक दृष्टि को दर्शाता है। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये एक चुनौती नहीं है आपके लिए, अवसर है। अवसर मानना किस आधुनिक दृष्टि को दर्शाता है, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुभाषिकता का सम्मान करना। क्या हो जाएगा कि आप सभी भाषाओं का सम्मान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को भाषा प्रयोग में स्वतंत्रता देता है भले ही उत्तर पूर्णतः शुद्ध ना हो, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? त्रुटियां बढ़ाना, आत्मविश्वास और प्रवाह, अनुशासन कम करना या फिर परीक्षा की तैयारी करना। तो इसका हो जाएगा आत्मविश्वास और प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पेडागोजी में अर्थ पहले नियम बाद में दृष्टिकोण किसके विपरीत है? संप्रेषणात्मक, प्राकृतिक, व्याकरण केंद्रित या फिर बाल केंद्रित। अर्थ पहले और नियम बाद में की बात की जा रही है, तो सभी को पता होगा ये है व्याकरण केंद्रित। क्या है? व्याकरण केंद्रित। तो उम्मीद है आप लोगों के इन 20 में से 18 से 19 तक क्वेश्चन सही सही जरूर निकले होंगे, क्योंकि आपका पेपर होने में 15 से 16 दिन ही शेष बचे हैं और आपकी तैयारी अब तक हो ही चुकी होगी। ये जो अपनी क्लास है ये आपकी रिवीजन क्लास रहती है, जिसमें हम लोग फटाफट 20 से 30 क्वेश्चन करते हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लगातार इस क्लास को देखते रहिएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अगर तैयारी अभी भी पूरी नहीं हो पाई, आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो नोट्स जरूर बाय कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर के आप 300 रुपये में ही सभी नोट्स को परचेज कर सकते हैं।